दोबारा बोल रहे हो। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में आप लोगों के से बात करेंगे, आपको समझाएंगे। बोर्ड की एग्जाम जब होगी ना आपकी, तो उसमें से 1 नंबर का प्रश्न तो आएगा उत्सर्जन किसे कहते हैं, 2 नंबर का प्रश्न आएगा मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि क्या है। इस प्रकार इस टॉपिक से 1 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है और 3 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है। तो पहले हम शुरू करेंगे 1 नंबर के प्रश्न से। 1 नंबर का प्रश्न क्या है? प्रश्न आप लोगों से पूछ ले, उत्सर्जन किसे कहते हैं? पढ़ रहे हैं क्या मनुष्य में उत्सर्जन? तो आप भी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने वाली क्लास है। देखिए, सबसे पहले अपन परिभाषा लिखेंगे उत्सर्जन की। उत्सर्जन, ठीक है। कई स्टूडेंट लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। नहीं भाई, वो उत्सर्जन नहीं कहलाता। तो क्या लिखेंगे? सही परिभाषा क्या होगी कि शरीर में, अपने शरीर में ही तो बढ़ते हैं, शरीर में बनने वाले, शरीर में बनने वाले कौन से पदार्थ? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। ये नाइट्रोजन युक्त शब्द आपको लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे? शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को क्या शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। देखो, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि शरीर में क्या बनते हैं भाई? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिनको नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है ना? कौन से अपशिष्ट पदार्थ? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक और 1 नंबर का परिभाषा है, तो दूसरी ये है परिभाषा, आपको अच्छी नहीं लग रही ना, तो दूसरी परिभाषा बता रहे हैं कि आप क्या लिखेंगे? उपापचयी, उपापचयी मेटाबॉलिक, उपापचयी मेटाबॉलिक वर्ज्य पदार्थों को, मेटाबॉलिक वर्ज्य पदार्थों को, मेटाबॉलिक वर्ज्य पदार्थों को, ठीक है, 3 बार बोल दिया मैंने, मेटाबॉलिक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यह क्लास है। ठीक है। 12th वाले स्टूडेंट के लिए अलग स्पेशल क्लास आती है, वो आपको स्पेशल ही बताएंगे। इसलिए ये क्लास 10th लेवल के स्टूडेंट जो भी हैं, 10th लेवल तक जो पढ़ते हैं, उनके लिए बढ़िया क्लास होगी। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं बच्चा एक्सक्रेशन। ठीक है। इसके अलावा उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को, उपापचयी मेटाबॉलिक, ठीक है, जो शरीर में होने वाली क्रियाएं जो होती हैं उनको मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उनमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं। इसमें कई पदार्थ टूटते भी हैं और कई पदार्थ बनते भी हैं। टूटना तो कहलाता है अपचय और बनना कहलाता है उपचय, दोनों को मिलाकर कहते हैं उपापचय। समझ गए? तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको उपापचयी वर्ज्य पदार्थ कहते हैं, और उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, ये 1 नंबर वाला प्रश्न आपको तैयार हो गया है। ठीक है। अब आप लोगों से पूछ ले कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र भी 1 नंबर का पूछ सकते हैं। ठीक है ना? चित्र भी 1 नंबर का पूछ सकते हैं। तो क्या क्या होता है इस उत्सर्जन तंत्र में, तो आप देखेंगे उत्सर्जन जो होता है कि शरीर का उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो आप बताएंगे किडनी। किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क, वृक्क कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं किडनी कहते हैं। इसकी तो किडनी खराब हो गई। ठीक है ना?
तो बच्चा किडनी जो होती है वह क्या काम करती है, उत्सर्जन का काम करती है। किडनी जो होती है, ये उत्सर्जी पदार्थ जितने भी होते हैं ना बच्चा, वह किस में जाते हैं भाई, रुधिर में बढ़ते हैं और रुधिर को छाना जाता है। तो रुधिर को छानने की जो क्रिया होती है ना, उस किस में होती है, किडनी में होती है। इसलिए किडनी को मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। तो ध्यान में रखें, किडनी या वृक्क जो होते हैं, ये 2 वृक्क होते हैं अपने शरीर में। कितने वृक्क होते हैं, 2। ठीक है, यह वृक्क जो है यह दाई साइड है, इसलिए इसको दायां वृक्क कहते हैं। और यह वृक्क जो है वह बाई साइड है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, बायां वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं, दायां वृक्क और बायां वृक्क। ध्यान में रखना, ये वृक्क जो होते हैं ना अपनी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, कमर में जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ ये स्थित होता है। खास बात क्या है, किसके आकार के हैं, घोड़े के नाल के आकार के बता सकते हैं, या सेम के बीज के आकार के बना सकते हैं, मूंग या मोट के आकार के बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किस आकार के होते हैं, तो इस प्रकार के आकार के होते हैं। ठीक है, इनमें देखो बायां वृक्क जो होता है ना वह थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है और दायां वृक्क थोड़ा सा नीचे। ठीक है, डिक्चिक ऐसे है ना, ऊपर नीचे, ऊपर स्थित होता है। कौन सा, दायां वृक्क ऊपर, बायां वृक्क ऊपर स्थित होता है और दायां वृक्क नीचे स्थित होता है, ऐसे। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर स्थित है, कौन सा, बायां वृक्क थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है और दाहिना वृक्क थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। ठीक है, दोनों वृक्कों से एक नलिका निकलती है। इनमें क्या होता है, रुधिर छनता है। वृक्क में, किडनी में क्या होता है, रुधिर छनता है। जैसे चाय छानते हो ना, वैसे इसमें रुधिर भी छनता है। किसमें छनता है, किडनी में छनता है। समझ गए बात को। अब रुधिर में छानने के लिए, जैसे छानने के लिए विशेष संरचनाएं होती है। जैसे अपन को चाय छाननी है, तो चाय तो टोपिया में है, लेकिन अपने को क्या करना, उसको छानना है ना, तो चलनी की जरूरत पड़ती है, चालनी की जरूरत पड़ती है ना, साइज की जरूरत पड़ती है। तो वह है चालनी, इसमें कौन सी होती है उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले ध्यान में रखें, 2 वृक्क होते हैं, दोनों से मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क स्थित होते हैं, वर्णन देखेंगे। फिर वृक्क से एक ये जो नलिकाएं निकल रही है, इनको कहते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है ना, क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये बाई मूत्रवाहिनी है और ये दाई मूत्रवाहिनी है। ठीक है, दाई मूत्रवाहिनी है, ये है दाई मूत्रवाहिनी, दाई मूत्रवाहिनी। बाई मूत्रवाहिनी हो गई, दाहिनी मूत्रवाहिनी होगी। दोनों मूत्रवाहिनियां जो होती हैं एक चौड़े फैले समान संरचना में खुलती है। ये संरचना जो है इसको हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। और इनमें क्या होता है, मूत्र एकत्र होता है। क्या होता है बच्चा, मूत्र जो होता है वो एकत्र होता रहता है। जैसे जैसे रुधिर छनता है, उसमें रुधिर छनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनमें छन करके यहाँ एकत्र होते रहते हैं। कहाँ एकत्र होते हैं, मूत्राशय में एकत्र होते रहते हैं। और जैसे ही मूत्राशय जो भर जाता है, तो समय समय पर इसको मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो क्या क्या हो गया भैया, अब आप लोगों से पूछे, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो विभिन्न भागों के नाम लिख देते अपन, मनुष्य का या मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र, ये 2 नंबर का प्रश्न आ जाएगा भैया। मानव के उत्सर्जन तंत्र जो है उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से भाग हैं आप देखिए। नंबर 1, पहला तो है वृक्क। पहला तो क्या है, वृक्क, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी, वृक्क या किडनी। दूसरा भाग क्या है बच्चा, क्या भाई, मूत्र नलिका। क्या है, मूत्र नलिका। ठीक है, तीसरा क्या है, मूत्राशय। तीसरा क्या है, मूत्राशय है। और चौथा क्या है, मूत्र मार्ग। चौथा क्या है, मूत्र मार्ग है। ये वृक्क जो है, मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है उसके विभिन्न भागों के नाम है। ये वृक्क जो होते हैं कितने पाए जाते हैं, 1 जोड़ी। कितनी है भाई, 1 जोड़ी है। क्या काम करते हैं, रुधिर को छानते हैं। दूसरी मूत्र नलिका कितनी होती है, प्रत्येक वृक्क से एक मूत्र नलिका निकलती है, तो ये भी 1 जोड़ी होती है। मूत्राशय 1 होता है, एक थैले समान संरचना है, थैले समान संरचना है। और ये क्या काम करती है भैया, मूत्र को एकत्र करती है। मूत्र मार्ग, इसके द्वारा मूत्र बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। मूत्र बाहर उत्सर्जित
कर दिया जाता है। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतना सा विभिन्न भागों के नाम लिख करके ये बातें बता देंगे तो आपके एक एक नंबर या दो दो नंबर आपके आ जाएंगे। कौन कौन से भैया? उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भाग, एक तो है वृक्क, दूसरा है मूत्र नलिका, तीसरा है मूत्राशय, चौथा है मूत्र मार्ग। ठीक है, ये भागों के नाम लिख देंगे। अब सबसे बढ़िया प्रश्न आपके 3 नंबर का प्रश्न आता है कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन आपको करना है। कैसे करेंगे भैया? देखिए, पहले इनको सेव कर देता है ताकि आगे भी बढ़ाएंगे तो आपके काम आ जाएंगे। तो मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है वह क्या है, यह है अपन देखेंगे भैया, ध्यान से देखना। इसको भी सेव किया हुआ है, ये मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। प्रश्न हो गया मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए या फिर मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, यह इसका वर्णन कीजिए। तो 3 नंबर का यह प्रश्न आता है। कैसे भैया? 1 + 1 + 1, इस प्रकार से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे होता है मूत्र का निर्माण, इसको समझ लीजिए और ये उसका आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? पहली लाइन क्या लिखेंगे भैया? पहले बाहर का आउटलाइन लिखेंगे अपन थोड़ा सा। तो पहले लिखेंगे कि मूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? आप बताएंगे रुधिर के छनने से होता है। रुधिर के छनने से होता है। रुधिर के छनने से किस प्रकार से भाई? क्यों होता है रुधिर के छनने से? क्योंकि सभी जो उपापचयी वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं वो रुधिर में स्थित होते हैं, रुधिर में पाए जाते हैं, रुधिर में आ जाते हैं। सारे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ किसमें आ जाते हैं? रुधिर में आ जाता है। इसलिए रुधिर को छानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रुधिर को छानना पड़ेगा। रुधिर को छानने से ये उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वो कहां आ जाएंगे भाई? रुधिर को छानने से उत्सर्जी पदार्थ आ जाएंगे किडनी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? किडनी में आ जाएंगे। ये ध्यान में रखना। तो मूत्र का निर्माण किससे होता है? रुधिर के छनने से होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, जो रुधिर किसमें छाना जाता है तो आप क्या बताएंगे? मूत्र का निर्माण रुधिर के छनने से होता है। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे? रुधिर को छानने की क्रिया, रुधिर को छानने की क्रिया वृक्क में होती है। किसमें होती है? वृक्क में होती है। रुधिर को किसमें छाना जाता है? वृक्क में छाना जाता है। तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे? वृक्क की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं, या नेफ्रॉन्स कहते हैं। वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स में ही रुधिर को छाना जाता है। छाना जाता है। वृक्क जो होता है उसमें कौन सी संरचना होती है जिसके द्वारा रुधिर को छाना जाता है? तो आप बताएंगे नेफ्रॉन्स।
किसके द्वारा छाना जाता है? नेफ्रॉन्स के द्वारा छाना जाता है। वृक्क किससे बना होता है? असंख्य नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। वृक्क जो होता है ना, उसमें कई नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन्स के द्वारा वृक्क किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण होता है रुधिर को छान करके। तो देखिए नेफ्रॉन्स किस प्रकार से होते हैं वो अपन देख लेते हैं। ये इस प्रकार से नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर होता है। इनमें क्या होता है? एक प्यालाकार संरचना होती है इस प्रकार से। इस प्याले के आकार की संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चा? बोमेन संपुट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के बाद यह है नेफ्रॉन्स की नेक आ जाती है। यह क्या है? नेक, NEC, नेक का मतलब गर्दन। फिर एक ये इसके बाद एक कुंडलित नलिका यहां पर पाई जाती है। इस प्रकार से कुंडलित नलिका होती है, ठीक है, यहां कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। इस कुंडलित नलिका को हम क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। कुंडलित नलिका के बाद यहां पर एक यू आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। यू आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस यू आकार का स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? हैंडले का लूप कहते हैं। और हैंडले के लूप के बाद वापस ये कुंडली जो होती है वह क्या हो जाती है? नलिका जो होती है वापस कुंडलित हो जाती है। और कुंडलित हो जाने के बाद इसको यह नेफ्रॉन जो होता है एक बड़ी नलिका में खुलता है, सभी नेफ्रॉन्स, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका कहते हैं। तो ये अभी पूछ लेते हैं कि नेफ्रॉन्स की संरचना के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो ये तो क्या है बच्चा? ये प्याले के आकार की जो संरचना है इसको हम कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। यह इसकी गर्दन हो गई। फिर नेक, यह हो गई समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ, समीप है इसके पर, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गई। यह हो गया हैंडले का लूप। क्या हो गया? हैंडले का लूप, ठीक है। यह क्या हो गई भाई? दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। और सभी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं जो होती हैं किसमें खुल जाती हैं? इसमें खुलती है भैया संग्राहक नलिका में। देखिए यहां पर ये कोई दूसरा नेफ्रॉन्स खुल जाएगा, यहां पर कोई अलग नेफ्रॉन्स खुल जाएगा, यहां पर कोई और नेफ्रॉन्स खुल जाएगा। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं इनमें खूब सारे नेफ्रॉन्स अंत में किसमें खुलते हैं? संग्राहक नलिका में खुलते हैं। यह क्या है? संग्राहक नलिका कहते हैं। ये सभी संग्राहक नलिका किसमें खुल जाती है? मूत्रवाहिनी में, पेल्विस में खुल करके ये मूत्रवाहिनी में खुलती हैं। इनको क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका कहते हैं, ठीक है। तो ये बोमेन संपुट जो होता है यहां पर देखो इधर कि ब्लड कैसे चलेगा। यहां पर जो धमनी आती है रुधिर लेकर के, यह बार बार कई एक शाखाओं बढ़ जाती है, एक गुच्छा बनाती है केशिकाओं का। ये तो होती है वृक्क धमनी। वृक्क धमनी जो होती है वह रुधिर लेकर के आती है, इसमें रुधिर लेकर के आएगी और ये यहां पर इसे बाहर निकलती है, वह इसको क्या कहते हैं? वृक्क शिरा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो धमनी इसमें रुधिर लेकर के आती है वह तो होती है बड़ी और ये होता है छोटी। तो जैसे ज्यादा रुधिर इसमें आएगा, ज्यादा रुधिर आता है तो इसमें से क्या होता है और निकलता कम है तो प्रेशर पड़ता है। यहाँ केशिकाएं हैं, प्रेशर पड़ता है ना, तो इसमें से क्या होगा? जो नाइट्रोजनी युक्त अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो छन छन करके किस में आ जाते हैं? इस बोमेन संपुट में आ जाता है। और बोमेन संपुट से फिर किस में आएंगे? समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ जाते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद हैंडले के रूप में आ जाएंगे। ये हैंडले के रूप में आने के बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाएंगे और दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाने के बाद ये संग्राहक नलिका में ये आ जाते हैं। इस प्रकार तो मूत्र का निर्माण जो होता है उसके 3 चरण होते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम आप लोगों से पूछ लेते हैं। यह शिरा जो होती है इसके चारों तरफ एक जाल बना लेती है, पूरे को नेफ्रॉन्स को क्या जाल बना लेती है, ठीक है। तो देखिए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जो होती है उसके 3 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना। आंसर क्या लिखेंगे? मूत्र निर्माण की क्रिया मुख्यतः 3 चरणों में
संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 3 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन से हैं भैया? नंबर फर्स्ट, देखो एक एक नंबर जो है उनके आप लगा लेना, एक एक नंबर के प्रत्येक चरण। पहला है परानिषंदन, परानिषंदन। दूसरा पुनरावशोषण, और तीसरा श्रवण। ये 3 चरण आप ध्यान में रखेंगे। पहला तो क्या है? परानिषंदन, दूसरा क्या है? पुनरावशोषण, और तीसरा क्या है? श्रवण है। ठीक है, श्रवण जिसको अपन कह सकते हैं। तो परानिषंदन किसे किसे कहेंगे? पहली लाइन इसमें क्या लिखेंगे? परानिषंदन में जो नेफ्रॉन्स के केशिका गुच्छ में, नेफ्रॉन्स के केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन्स के केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में रुधिर को छानने की क्रिया, रुधिर को छानने की क्रिया को परानिषंदन कहते हैं। परानिषंदन कहते हैं। आप लोग उसे पूछ ले परानिषंदन किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन के केशिका गुच्छ में रुधिर को छानने की क्रिया क्या कहलाती है? परानिषंदन कहलाती है। देखिए कैसे, ये जो केशिका गुच्छ है इसमें रुधिर छनता है ना, तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? परानिषंदन कहेंगे। कहां क्या कहेंगे? परानिषंदन। तो पहला चरण जो होता है नेफ्रॉन के केशिका गुच्छ या वुमेन संपुट में होता है। ये परानिषंदन से जो मूत्र सनेगा जिसको क्या कहते हैं? आरंभिक निषंद कहते हैं। देखिए क्या खास बात लिखेंगे आगे कि छानने की क्रिया को परानिषंदन कहते हैं। तथा छनित पदार्थ जो होता है, छनित जो पदार्थ सन गया, छनित पदार्थ को आरंभिक निषंद कहते हैं। आरंभिक निषंद। ये देखो, अब आप अंदाजा लगाओ कि मनुष्य जो होता है उसके वृक्क एक दिन में कितना रुधिर छान लेते हैं? बताओ देखें, एक दिन में कितना रुधिर छान लेते हैं? तो आप बताएंगे 180 लीटर। 180 लीटर आरंभिक निषंद बनता है, छनित पदार्थ बनता है। ठीक है, अब खास बात क्या है? पुनरावशोषण। दूसरी बात क्या लिखेंगे? आप पूछिए पुनरावशोषण किसे कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे कि जो आरंभिक निषंद जो होता है, आरंभिक निषंद, उसमें कुछ उपयोगी पदार्थ सन करके आ जाते हैं। पहली लाइन, आरंभिक निषंद में कुछ उपयोगी पदार्थ छनकर आ जाते हैं। अरे भैया, उपयोगी पदार्थ सन करके आ गए, कौन कौन से सन करके आ गए? मान लो ग्लूकोज आ गई, ग्लूकोज आ गया, एमिनो अम्ल आ गया, ग्लूकोज आ गया, एमिनो अम्ल आ गया, लवण आ गए, ठीक है, और पानी आ गया। ये ज्यादा मात्रा में छन करके आ गए आदि। तो क्या होगा? छन करके आ जाते हैं। तो वृक्क नलिका जो होती है उसके विभिन्न भाग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहा समीपस्थ कुंडलित नलिका, है नलिका लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका। जैसे जैसे ये पदार्थ यहां पर आएंगे ना, तो इनमें से वापस से इनका क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण कर लिया जाएगा वापस। उपयोगी पदार्थों को, ग्लूकोज का, सबका अवशोषण अलग अलग भाग में कर लिया जाएगा। जल का अवशोषण जो होता है ना, दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। जल का अवशोषण वापस किसमें होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। तो उपयोगी पदार्थों को वापस अवशोषण करने की जो क्रिया है उसको अपन क्या कहेंगे? पुनरावशोषण कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? सन करके आ जाते हैं। इस प्रकार इन उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करना, इन उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करना, इन उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करना क्या कहलाता है? पुनरावशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनरावशोषण कहलाता है। तो दूसरी टॉपिक में, दूसरे
पॉइंट में आप ये लिख देंगे कि आरंभिक निषंद में से कुछ उपयोगी पदार्थ छन करके आ जाते हैं। जैसे ग्लूकोज आ गया, एमिनो अम्ल आ गया, कुछ लवण आ गए, ठीक है, और पानी आ गया बहुत सारा। उस पानी को या उस एमिनो अम्ल को, ग्लूकोज सारा निकल गया तो आप क्या करेंगे भैया, ठीक है, एनर्जी कहां से मिलेगी, आपके बॉडी से एमिनो अम्ल भी रुधिर में से निकल गए तो फिर आप प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होगा। तो इस प्रकार से उपयोगी पदार्थ छन करके आ जाते हैं तो क्या होगा, उनका दोबारा से अवशोषण किया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पुनरावशोषण कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, पुनरावशोषण कहते हैं। फिर तीसरी बात क्या है, श्रवण। श्रवण क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो केशिका गुच्छ में नहीं छन पाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो केशिका गुच्छ में नहीं छन पाते हैं। अगर भैया कुछ पदार्थ अगर केशिका गुच्छ में नहीं छन पाएंगे तो इनको क्या करेंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिका में या फिर गर्दन में या फिर हैंडले के रूप में उन पदार्थों को इस शिरा में जो वापस वो पदार्थ आए हैं उनको क्या कर देंगे भैया, स्रावित कर देंगे, डायरेक्ट डाल देंगे उसमें, इनमें ला करके वापस डायरेक्ट डाल देंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका में। मतलब वर्क नलिका के या नेफ्रॉन्स के जो अलग अलग भाग हैं उनमें उनको स्रावित कर दिया जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, श्रावण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जो पदार्थ केशिका गुच्छ में नहीं छन पाते हैं, जो पदार्थ केशिका गुच्छ में नहीं छन पाते हैं उन्हें वृक्क नलिका के विभिन्न भागों में स्रावित कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, श्रावण कहते हैं। तो तीन बातें, 3 पॉइंट आपने देखे, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के 3 पद आपने देखे। पहला परानिषंदन, दूसरा पुनरावशोषण, तीसरा श्रवण, ठीक है। इन तीनों क्रियाओं के फलस्वरूप अंत में जो वोमेन संपुट जो है यहाँ नेफ्रॉन्स में जो बनता है, वोमेन संपुट से नेफ्रॉन्स के समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैंडलेका लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, अंत में जो संग्राहक नलिका में जो पदार्थ, जो तरल पदार्थ बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। और यह संग्राहक नलिका के द्वारा यह मूत्र जो होता है मूत्र नलिका से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र हो जाता है, जिसे समय समय पर शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी क्लास मूत्र निर्माण की क्रिया विधि की, उत्सर्जन तंत्र की। आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा आप कमेंट्स करें, आपको फिर से आपको हम पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।